आज अपन पढ़ेंगे आर्terial सप्लाई ऑफ इंटरनल कैप्सूल के बारे में और कुछ क्लिनिकल्स पढ़ेंगे अपन इंटरनल कैप्सूल से रिलेटेड। वैसे तो ये ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन का ज़्यादा टॉपिक है, पर अब अपन इसको यहाँ पे सुपरफिशियली देख लेंगे। तो ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन में अपन इसको बहुत अच्छी तरह से देखेंगे, ठीक है, जिसके क्लिनिकल्स हैं उनको भी। और फिर अपन देखेंगे लिटरल वेंट्रिकल के बारे में। तो अपन शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो अब अपन पढ़ते हैं आर्टेरियल सप्लाई ऑफ इंटरनल कैप्सूल। तो मैंने आपको बताया था कि इंटरनल कैप्सूल में एंटीरियर लिम्ब, जेन्यू, पोस्टीरियर लिम्ब, रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट एंड सबलेंटिफॉर्म पार्ट रहता है। तो अभी अपन इनकी ब्लड सप्लाई देखेंगे कि एंटीरियर लिम्ब की क्या ब्लड सप्लाई है, जेन्यू की क्या है, पोस्टीरियर लिम्ब की क्या है, रेट्रोलेंटिफॉर्म की क्या है, सबलेंटिफॉर्म की क्या है। तो एंटीरियर लिम्ब की है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी कौन सी आर्टरी? एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। और मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी की मीडियल स्ट्राइड ब्रांचेस एंड मिडिल सेरेब्रल आर्टरी की लेटरल स्ट्राइड ब्रांचेस। तो एंटीरियर लिम्ब में एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी की मीडियल स्ट्राइड ब्रांचेस एंड मिडिल सेरेब्रल आर्टरी की लेटरल स्ट्राइड ब्रांचेस। जेएनयू की हैं बाय रिकरेंट आर्टरी ऑफ ह्यूबनर और डायरेक्ट ब्रांचेस ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। बाय रिकरेंट आर्टरी ऑफ ह्यूबनर और डायरेक्ट ब्रांचेस ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। रिकरेंट आर्टरी ऑफ ह्यूबनर से या फिर डायरेक्ट ब्रांचेस ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इसके अपन अभी जो डायग्राम है वो भी देखेंगे, तो डायग्राम से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पोस्टीरियर लिम्ब से लेटरल स्ट्राइड ब्रांचेस ऑफ बायलेटरल स्ट्राइड ब्रांचेस ऑफ द मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, यही वाली है ना, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी of the middle cerebellum and the branches of the anterior choroidal artery, branches of anterior choroidal artery। तो अभी कैसे हैं अपन इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम देखेंगे। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी ऐसा टेढ़ा है, आप इसकी पिक ले लीजिएगा। ये ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन के जो मेरे नोट्स हैं उसमें से है ये टॉपिक। तो ये वैसे मैं उस समय आपको बहुत ध्यान से पढ़ाऊंगा। सर्कल ऑफ विल्स का नाम सुना होगा, सर्कल ऑफ विल्स का ही डायग्राम है एक्चुअल में। तो मैं अगर बात करूं आपसे, ये इंटरनल कैप्सूल यहाँ पे है, आपको दिख रहा होगा। तो आप ये देखिए कि जैसे ये नीचे वर्टिबल आर्टरी है, वर्टिबल आर्टरी है, वर्टिबल आर्टरी ने मिलकर क्या बनाया, बेसिलर आर्टरी बनाई, बेसिलर आर्टरी ने फिर बनाया व्हाट, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो है इट गिव्स इट सप्लाई टू सबलेंटिफॉर्म पार्ट, द रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट एंड द पोस्टीरियर लिम्ब आल्सो। और अगर अपन ये देखें तो ये जो गोला है ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, ये वाली कौन सी है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सप्लाई दे रही है अपनी सबलेंटिफॉर्म पार्ट को और पोस्टीरियर लिम्ब को, ठीक है। और अपना ये चारकोट्स आर्टरी है, चारकोट्स आर्टरी, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, देखो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी ये सप्लाई दे रही है जेन्यू को और पोस्टीरियर लिम्ब को, ठीक है, जेन्यू को और पोस्टीरियर लिम्ब को। और आप देखो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, देखो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी एंटीरियर लिम्ब और जेन्यू को सप्लाई देती है, जिसको अपन बोलते हैं रिकरेंट आर्टरी ऑफ ह्यूबनर भी बोलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप इसको अभी तो आप इसका स्नैप ले लीजिए, इसको स्टडी कर लीजिए, अभी इसको लर्न भी कर लीजिए एज फार एज द इंटरनल कैप्सूल इज कंसर्न्ड। बट वी विल हैव अ सेपरेट डिस्कशन ऑफ दिस टॉपिक इन डिटेल just after completing the cerebrum, cerebellum and everything. We will be doing the basal ganglia next, then we will be having a discussion on the blood supply of brain. In that discussion we will be having a separate topic called circle of Wills, in which every artery will be discussed in a very much detail. वैसे वर्टिबल आर्टरी वगैरह, ये बेसिलर आर्टरी, सेरेब्रल आर्टरीज, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, दे आर सेपरेट टॉपिक्स, so they need a lot of attention and they have to be studied in a very much detail, ठीक है। तो अभी के लिए आप इसको से लर्न कर लीजिए, बाकी अपन इसको देख लेंगे। मैंने जैसे आपको बताया वैसे ही मैंने आपको डायग्रामेटिकली भी शो कर दिया कि ऐसे ऐसे ब्लड सप्लाई हो रही है। तो एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी जो आपको दिख रही है, एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी ये वाली जहाँ पे एरो डल रहा है इसका, इट इज़ अ लॉन्ग आर्टरी विथ अ नैरो ल्यूमेन, दैट्स व्हाई इट कैन बी इजीली ऑक्लूडेड बाय अ थ्रोम्बोस। अगर कोई थ्रोम्बोस होता है, कोई थ्रोम्बोसिस होता है, तो देन दिस आर्टरी कैन बी इजीली ऑक्लूडेड बाय दैट थ्रोम्बोस, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द आर्टरी ऑफ सेंट्रल थ्रोम्बोसिस। इसलिए इसको आर्टरी ऑफ सेंट्रल थ्रोम्बोसिस भी बोलते हैं। तो ये एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी की एक खास फीचर है
that this is a artery with a narrow lumen, that's why it can be easily occluded by a thrombus, that's why it is also known as the artery of central thrombosis. नेक्स्ट देखिए आप लीजन्स ऑफ इंटरनल कैप्सूल, ये क्लिनिकल भी मैं आपको बताऊं अगर रियलिटी इसकी, तो ये भी इट इज़ मच रिलेटेड टू दैट ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन के क्लिनिकल के पार्ट, क्लिनिकल वाला पार्ट, ठीक है, इसका रिलेशन इससे कम है. तो लीजन्स ऑफ इंटरनल कैप्सूल, इट इज़ this internal capsule is frequently involved in cerebrovascular disorders. It is more frequently involved in cerebrovascular disorders, and the most common cause of arterial hemorrhage is atheromatous degeneration of an artery. इसमें एथरोस बनना, ठीक है, in individual suffering from high BP. तो atheromatous degeneration of an artery is the most common cause of arterial hemorrhage, ठीक है, and this occurs most commonly in the persons who are suffering from hypertension or high blood pressure. The hemorrhage commonly occurs due to rupture of the Charcot's artery. The ठीक है, Charcot's artery. अब Charcot's artery के रप्चर से, है ना, Charcot's artery क्या है मेरे को बताओ. Charcot's artery किसकी ब्रांच थी, एक बार फिर से अपन ऊपर चलते हैं. Charcot's artery was a branch of मिडल सेरेब्रल आर्टरी. देखो ना, ये मिडल सेरेब्रल आर्टरी है ना, ये वाली इसकी आर्टरी है, इसकी ब्रांच है चारकोट्स आर्टरी. मैं कलर चेंज कर देता हूँ, देखो ब्लैक से आपको दिखेगा. तो ये मिडल सेरेब्रल आर्टरी है, अगर ये चारकोट्स आर्टरी है तो देखो अलग है, मतलब ये किसकी ब्रांच है फिर. चारकोट्स आर्टरी क्या है, किसकी है, ये मिडल सेरेब्रल आर्टरी की है, ठीक है. तो इधर यही चीज़ लिखी हुई है, rupture of the Charcot's artery, the larger lateral striate branch of the middle cerebral artery. The larger lateral striate branch of the middle cerebral artery. तो इसमें ये हेमरेज जो होता है चारकोट्स आर्टरी की रप्चर की वजह से होता है. Damage to the internal capsule caused by hemorrhage or infarction leads to loss of sensations and spastic paralysis of opposite half of the body, contralateral hemiplegia. यह अंडरस्टूड भी है कि ऑपोजिट साइड में पैरालिसिस होगा. क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया सेंसरी असेंडिंग ट्रैक्ट्स और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स दोनों बता चुका हूँ मैं आपको इसमें से, ठीक है. असेंडिंग ट्रैक्ट्स अगर आपको याद हो, अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो और नहीं देखा हो तो आप प्लीज़ जाके देखिए, और अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो ज़रूर आपको ये पता होगा कि असेंडिंग ट्रैक्ट्स जो थे उसमें था एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन, सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन, पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन, इन्फीरियर थैलेमिक रेडिएशन, और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स जो कि आपके कौन से थे, मोटर ट्रैक्ट्स थे. असेंडिंग ट्रैक्ट्स तो सेंसरी ट्रैक्ट्स थे, डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स क्या थे, मोटर ट्रैक्ट्स थे. तो मोटर ट्रैक्ट्स में आपका था कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर्स, कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स, है ना, कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स, है ना, कॉर्टिको रूब्रल फाइबर्स जो कि एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स में थे. तो आप इनको एक बार पिछले वाले वीडियो में जाके ज़रूर देखिए, इनको समझिए. तो अगर आपका सेंसरी और मोटर फाइबर्स चले जाएंगे तो क्या होगा, दैट इज़ पैरालिसिस ओनली. तो पैरालिसिस मतलब क्या, ठीक है. तो पैरालिसिस मीन्स हेमीप्लेजिया, हेमीप्लेजिया मीन्स हेमी मीन्स आधी बॉडी का पैरालिसिस, और कॉन्ट्रालेटरल मीन्स ऑपोजिट. कॉन्ट्रालेटरल क्या है, ऑपोजिट साइड का पैरालिसिस. हेमीप्लेजिया मीन्स आधी बॉडी का पैरालिसिस. तो दूसरे साइड का मतलब जिस साइड का इंटरनल कैप्सूल, मतलब जिस साइड में डैमेज उसके ऑपोजिट साइड में उसका दिखता है फर्क, ठीक है. और हेमीप्लेजिया मीन्स आधी बॉडी का पैरालिसिस. प्लेजिया मीन्स पैरालिसिस, हेमी मीन्स आधा, तो आधा प्लेजिया मतलब आधा पैरालिसिस, ठीक है, आधी बॉडी का पैरालिसिस. तो अब मैं बात करता हूँ लेटरल वेंट्रिकल, दैट इज अ सेपरेट टॉपिक एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. लेटरल वेंट्रिकल में अपने लिए सेंट्रल पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सेंट्रल पार्ट का भी कोरोनल सेक्शन, तो अपन डायग्राम उसी का डिस्कस करेंगे बिकॉज दैट डायग्राम टेल्स एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग. और बहुत स्कीमेटिक डायग्राम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एंड यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द सेम डायग्राम इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स ऑल्सो, सो दैट विल हेल्प यू इन दैट ऑल्सो. तो मैं अगर बात करूँ तो लेटरल वेंट्रिकल कितने होते हैं, 1 2 3 4 के दो होते हैं नंबर में, 2 इन नंबर, 1 इन ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है, 2 होते हैं, 1 इन ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर. जब मैं आपको फोर्थ वेंट्रिकल पढ़ाऊंगा और थर्ड वेंट्रिकल पढ़ाऊंगा, ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल में एक लेक्चर में पढ़ाऊंगा आपको, है ना,
जब आप सर्च कर सकते हैं, है ना, मतलब इस पे आपके चैनल की प्लेलिस्ट में दे भी रखा होगा। तो फोर्थ और जो थर्ड वेंट्रिकल है उसमें मैं आपको रियल टाइम सेक्शन डायग्राम दिखाऊंगा, उसमें आपको पता पड़ेगा कि वेयर इज एग्जैक्टली द थर्ड वेंट्रिकल लोकेटेड। ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल के मतलब थर्ड वेंट्रिकल के रिलेशन में लेटरल वेंट्रिकल कहाँ है, फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ है, द रोम्बॉइड फोसा इज सिचुएटेड वेयर। सो मतलब मैं आपको बताऊंगा तो दैट विल क्लियर आवर डाउट्स। ठीक है, अभी आप इसको स्कीमेटिकली समझिए जो आपको एग्जाम में डायग्राम बनाना है। तो लेटरल वेंट्रिकल दे आर 2 इन नंबर, 1 इन ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर। 2 लेटरल वेंट्रिकल होते हैं, और है ना, हर एक जो मतलब दो लेटरल वेंट्रिकल होते हैं, और दैट इज 1 इन ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर। कम्युनिकेट्स विद थर्ड वेंट्रिकल थ्रू इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन। सो दिस लेटरल वेंट्रिकल इट कम्युनिकेट्स विद थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है ना, इट कम्युनिकेट्स विद थर्ड वेंट्रिकल थ्रू इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन, दैट इज फोरामेन ऑफ मॉनरो, फोरामेन ऑफ मॉनरो, दैट इज फोरामेन ऑफ मॉनरो। ठीक है, दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं थ्रू फोरामेन ऑफ मॉनरो। अब इसके पार्ट्स देखो, सेंट्रल पार्ट, एंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न एंड इन्फीरियर हॉर्न, दैट ये इसके पार्ट्स हैं। तो सेंट्रल पार्ट की बात करता हूँ मैं हर एक पार्ट को लूँगा 1 by 1, बट मैंने आपको क्या बताया था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द सेंट्रल पार्ट एंड दैट टू द कोरोनल सेक्शन। ठीक है, तो मैं सेंट्रल पार्ट की बात करता हूँ। इट lies in the parietal lobe and extends from intraventricular foramen in front to the splenium of corpus callosum behind। मैंने आपको देखो सेंट्रल पार्ट का एक्सटेंट क्या है, lies in parietal lobe, it lies in the parietal lobe and it extends from intraventricular foramen in front to the splenium of the corpus callosum behind। intraventricular foramen in front एंड स्प्लीनियम ऑफ कॉर्पस कैलोसम बिहाइंड। मैंने आपको कॉर्पस कैलोसम के पार्ट्स बताए थे, अगर किसी को ध्यान हो, आपने पिछला वीडियो अगर अच्छे से देखा हो, तो रोस्ट्रम, जेन्यू, बॉडी एंड स्प्लीनियम। तो रोस्ट्रम, जेन्यू, बॉडी एंड स्प्लीनियम आर द पार्ट्स ऑफ कॉर्पस कैलोसम। तो आप अगर आपको अभी पार्ट्स नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप पिछला वीडियो जाके देखिए, उसमें कमीशर्स देखिए, एंटीरियर कमीशर, पोस्टीरियर कमीशर, हिप्पोकैम्पल हेबेन्यूलर कमीशर, हिप्पोकैम्पल कमीशर। ठीक है, किसका क्या रहता है, क्योंकि अपन जैसे अपन थर्ड वेंट्रिकल वगैरह पढ़ेंगे तो उसके अंदर उसके रिलेशन एज इट इज उठ के आएंगे कॉर्पस कैलोसम के, कोई नई चीज़ नहीं है उसके अंदर, तो सारी पुरानी चीज़ें ही हैं। तो आप ज़रूर उसको जाके देखिएगा एक बार। ठीक है, और मैं आपको जैसे मैं इसका बता रहा था आपको सेंट्रल पार्ट का, तो इट लाइज इन द पैराइटल लोब एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन इन फ्रंट टू द स्प्लीनियम ऑफ द कॉर्पस कैलोसम बिहाइंड। नाउ फ्लोर फ्रॉम लेटरल टू medial साइड इज फाउंड बाय स्ट्राया टर्मिनालिस, थैलेमस ट्रायल वेन एंड थैलेमस। वी विल हैव अ लुक एट इट इन द डायग्राम। ठीक है, पहले अपन इसका ये भी देख लेते हैं। रूफ is formed by corpus callosum and medial wall formed by septum pellucidum। ठीक है, corpus callosum and the medial wall formed by septum pellucidum। तो मैं अब इसका अगर आपको डायग्राम दिखाऊं तो आप इसका डायग्राम बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर पाएंगे। ये इसका डायग्राम है लेटरल वेंट्रिकल का, बहुत अच्छा डायग्राम है, ये स्कीमेटिक डायग्राम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम में आपको ऐसे बनाएंगे तो फुल में से फुल नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। कभी भी मैं गारंटी नहीं लूँगा कि फुल में से फुल नंबर मिलेंगे, क्योंकि आप लोग MBBS कर रहे हैं। ठीक है, तो फुल में से फुल का कुछ ऐसा रहता नहीं है, बाकी अच्छे नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं, मैं ऐसा बोल सकता हूँ आपको। तो मैंने आपको क्या बोला कि मैंने आपसे पहले बात करी थी, किसकी बात करी मैंने आपसे, कौन से पार्ट की बात करी आप बता सकते हैं? मैंने आपसे बात करी सेंट्रल पार्ट की। तो सेंट्रल पार्ट में लेटरल टू मीडियल साइड जो इसका फ्लोर है दैट इज फॉर्म्ड बाय, आप देखिए फ्लोर कैसे बन रहा है। लेटरल टू मीडियल आप चलेंगे, स्ट्राया टर्मिनालिस, सेप्टम पेल्यूसिडम, ठीक है, थैलेमस ट्रायल वेन एंड थैलेमस। लेटरल टू मीडियल चले तो देख लो आप, आपके सामने की बात है, स्ट्राया टर्मिनालिस, सेप्टम पेल्यूसिडम, थैलेमस ट्रायल वेन एंड थैलेमस। इसको याद करने का तरीका है, आप अपन जब स्कूल में थे तो एक सब्जेक्ट हुआ करता था SST,
तो SST में एक और टी जोड़ देना आप, है ना। तो स्ट्राया टर्मिनालिस, सेप्टम पेल्यूसिडम, थैलेमस, ट्रायल वेन एंड थैलेमस, SSTT। SST पढ़ते थे अपन, सोशल स्टडीज जिसको अपन बोलते थे, तो SSTT कर देंगे उसको, SSTT, ठीक है। तो SSTT, एक टी और जोड़ना है बस आपको। नेक्स्ट में अगर आपको देखूं तो रूफ मैंने आपको बताया था, रूफ बाय द बॉडी ऑफ कॉर्पस, रूफ इज बाय द बॉडी ऑफ कॉर्पस कैलोसम एंड मीडियल वॉल इज फॉर्म्ड बाय द सेप्टम पेल्यूसिडम। देख लो आप, रूफ इज फॉर्म्ड बाय कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम कहाँ है, रूफ में ही तो है, ये रहा रूफ, ठीक है। और अपना मीडियल वॉल इज फॉर्म्ड बाय सेप्टम पेल्यूसिडम, देख लो आप, सेप्टम पेल्यूसिडम से ही तो है, ठीक है, सेप्टम पेल्यूसिडम से ही तो है। तो स्ट्राया टर्मिनालिस, थैलेमस, स्ट्रायल वेन, इसमें आप एक एस को हटा दीजिएगा, STT कर दीजिए, क्योंकि सेप्टम पेल्यूसिडम इसका मीडियल वॉल में होता है, ये गलती हो गई, सेप्टम पेल्यूसिडम इसका मीडियल वॉल में होता है, सॉरी, सेप्टम पेल्यूसिडम इज प्रेजेंट इन मीडियल वॉल एंड इट इज नॉट प्रेजेंट इन फ्लोर, ठीक है। सेप्टम पेल्यूसिडम इज प्रेजेंट इन मीडियल वॉल, तो आप इसकी बाउंड्री जरूर लिख दीजिए। अब मैं एंटीरियर हॉर्न की बात करता हूँ, अपन फिर से ऊपर चलते हैं, एंटीरियर हॉर्न देखेंगे अपन, है ना। एंटीरियर हॉर्न, anterior extension of the central part into frontal lobe, central part का ही anterior extension into frontal lobe, and central part was present where in the parietal lobe, और इसका anterior extension is present in frontal lobe and lies in front of interventricular foramen, lies in front of interventricular foramen, इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन, ओके, लाइज इन फ्रंट ऑफ इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन, और उसका क्या है ना, और एंड बिहाइंड द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ जेन्यू ऑफ कॉर्पस कैलोसम। अगेन मैंने बताया कि कॉर्पस कैलोसम इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वाज लाइनिंग इन फ्रंट ऑफ द स्प्लीनियम ऑफ, है ना, ऑफ कॉर्पस कैलोसम एंड इट इज लाइंग बिहाइंड द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ जेन्यू ऑफ कॉर्पस कैलोसम। अब इसके अपन रूफ, फ्लोर, एंटीरियर वॉल, मीडियल वॉल, लेटरल वॉल की बात करते हैं, तो मैं रूफ की बात करता हूँ अगर आप लोगों से, है ना। तो रूफ क्या है, एंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ कॉर्पस कैलोसम, एंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ कॉर्पस कैलोसम, रोस्ट्रम ऑफ बॉडी ऑफ कॉर्पस कैलोसम। नाउ ठीक है, रूफ, फ्लोर, एंटीरियर वॉल इज बाय जेन्यू ऑफ बॉडी ऑफ कॉर्पस, जेन्यू ऑफ कॉर्पस कैलोसम, है ना। रूफ इज फॉर्म्ड बाय एंटीरियर पार्ट ऑफ body of corpus callosum, floor is by rostrum, anterior wall is by genu, and medial wall is by septum pellucidum, and lateral wall is by head of caudate nucleus. It is again understood, आप अगर थोड़ा सा रिकॉल करें इसके स्ट्रक्चर को, मैं शायद इस पर स्क्रीन पे ढंग से बना नहीं पाऊँगा, तो ये ऐसा ही कुछ था कॉर्पस कैलोसम, तो रोस्ट्रम, जेन्यू, बॉडी एंड स्प्लीनियम। तो अगर अपन देखें रूफ किससे बनेगी, इट इज बाय द बॉडी, तो रूफ तो बॉडी से ही बनेगी ना, ठीक है। और फ्लोर इज बाय रोस्ट्रम, बिल्कुल बात ठीक है। तो फ्लोर यहाँ पे ये फ्लोर की तरह ऐड करेगा, तो एंटीरियर में कौन आ जाएगा, जेन्यू आ जाएगा अपने आप, और ठीक है, एंटीरियर में अपने आप देखो आप जेन्यू आ गया। और मीडियल वॉल इज बाय सेप्टम पेल्यूसिडम, मीडियल वॉल सेप्टम पेल्यूसिडम से ही होगी, अपन देख के आ चुके हैं पहले भी, पिछले में, है ना। और लेटरल वॉल इज बाय हेड ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस, लेटरल वॉल इज बाय हेड ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस, ठीक है। पोस्टीरियर हॉर्न देखो, पोस्टीरियर हॉर्न क्या है, बैकवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द सेंट्रल पार्ट इनटू द ऑक्सिपिटल लोब। तो सेंट्रल पार्ट का एंटीरियर एक्सटेंशन तो था एंटीरियर हॉर्न, सेंट्रल पार्ट का पोस्टीरियर एक्सटेंशन है पोस्टीरियर हॉर्न। मीडियल वॉल जो है इसकी, इट इज मीडियल वॉल इज बाय अपर कॉन्वेक्सिटी बल्ब ऑफ, अपर कॉन्वेक्सिटी जो है इसकी वो बल्ब ऑफ पोस्टीरियर हॉर्न फॉर्म्ड बाय फोर्सेप्स मेजर। मैंने आपको फाइबर्स बताए थे, फोर्सेप्स मेजर एंड फोर्सेप्स माइनर, जो कि किसके फाइबर्स होते हैं, वो इसी के कॉर्पस कैलोसम के ही फाइबर्स थे ना, फोर्सेप्स मेजर, फोर्सेप्स माइनर। तो अपर कॉन्वेक्सिटी इज फॉर्म्ड बाय बल्ब ऑफ द पोस्टीरियर हॉर्न फॉर्म्ड बाय फोर्सेप्स मेजर, एंड लोअर कॉन्वेक्सिटी इज कॉज्ड बाय calcar एविस फॉर्म्ड बाय calcarine sulcus।
रूफ, लेटरल वॉल एंड फ्लोर इसका जो है इट इज़ फॉर्म्ड बाय टेप्टम ऑफ कॉर्पस कैलोसम। जो भी मैं आपको कॉर्पस कैलोसम में बता चुका हूँ, तो प्लीज़ अगर आपने ये कॉर्पस कैलोसम की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जाके देखिए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि ये चीज़ें कहाँ लोकेटेड होती हैं, तो आप इनको ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इन्फीरियर हॉर्न की अगर मैं बात करूँ तो इन्फीरियर हॉर्न आप सबको पता है इट इज़ द लार्जेस्ट हॉर्न। ये ध्यान रखना है, एक्सटर्नल काफ़ी बार वाइवा में सीधा क्वेश्चन पूछता है ये इन्फीरियर हॉर्न क्या है। इट इज़ द लार्जेस्ट हॉर्न। It is direct continuation of main ventricular cavity into the temporal lobe. It is a direct continuation of main ventricular cavity into the temporal lobe. Main ventricular cavity into the temporal lobe. Lateral ventricular की जो cavity है उसकी temporal lobe. Floor medially by hippocampus and laterally by collateral eminence. ठीक है. Lateral part of roof is formed by tapetum of corpus callosum and medial part by the tail of the caudate nucleus and stria terminalis. And medial part is from the tail of the stria terminalis, ठीक है, tail of caudate nucleus and stria terminalis। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने बताया था आपको ओनली कोरोनल सेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस पे आपके क्वेश्चन आते हैं यूनिवर्सिटी में। देने को मैं आपको सारे सेक्शंस करा सकता था, बट दे आर ऑफ नो यूज राइट नाउ फॉर प्रिपरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन स्पेसिफिकली। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। प्लीज़ पिछला वीडियो आप जाके देखिए अगर आपने किसी ने नहीं देखा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों ताकि। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।